Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of locomotion and movement chapter. ये हमारे पास जो है क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्या दे रखा है, देखो, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेकिन भाई अब मैं डायरेक्ट आंसर बताने से पहले आपको ये पूरा जो टॉपिक है हमारे पास स्केलेटल या फिर जिसे हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगी, तब आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे ताकि जो डिटेल में ये टॉपिक हम समझ सके। देखो, स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके जो क्या शो करती है, स्ट्राइशंस शो करती हैं, आपको पता ही होगा। अभी मैं बना के दिखा दूंगा। तो ऐसे ऐसे जो स्ट्राइशंस शो करते हैं। देखो भाई, जितनी भी स्केलेटल मसल होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हालांकि थोड़ा सा सर्दी के कारण लिखने में परेशानी हो रही है मुझे। जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या कंसिस्ट करती हैं, नंबर ऑफ मसल बंडल, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फेसिकल्स। नंबर ऑफ मसल बंडल या फिर फेसिकल्स जो कि एक साथ वहां पे जो है बाउंडेड रहते हैं एक कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसका नाम होता है फेशिया। अभी मैं ये आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। भाई देखो, राइटिंग के ऊपर मत जाना क्योंकि काफी सर्दी होने के कारण ये कई बार दिक्कत हो जाती है, मेरे से लिखा नहीं जा रहा है पॉसिबली, मतलब ये चीज नहीं हो पा रही है। देखो भाई, जितने भी मसल बंडल होंगे, ईच मसल बंडल, सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी दे रही हूँ, फिर डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। जितने भी मसल बंडल होते हैं वो मसल फाइबर को कंसिस्ट करते हैं, मसल फाइबर से बनते हैं, ठीक है। और मैं देखो, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी की बुक में ये जो मैं ऑर्डर बता रही हूँ ये नहीं दे रखा, लेकिन ये ऑर्डर आप एज इट इज बिल्कुल रट लेना। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है एपिमाइसम की, अंदर फिर कौन सी होती है, पेरीमाइसम, देन हमारे पास होता है एंडोमाइसम, उसके बाद आती है स्केलेटल मसल फाइबर। क्या आती है, स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। हमारे पास ये होता है पहले एपिमाइसम, फिर पेरीमाइसम, फिर एंडोमाइसम, फिर स्केलेटल मसल फाइबर्स, ये होती है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये होता है भाई हमारे पास, बहुत ही गंदा डायग्राम है लेकिन नहीं बन पा रहा है भाई, मैं सॉरी कह रही हूँ इस इनकन्वीनियंस के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ वर्बली उस पर ध्यान देना, आपको आ जाएगा समझ। काफी इजी डायग्राम है, कोई ऐसा इसमें मुश्किल सा बनाने की मुश्किल चीज नहीं है बनाने में। ऐसे ये स्ट्राइशंस होती है ऑब्वियसली भाई, अगर स्ट्राइटेड मसल्स की बात की तो स्ट्राइशंस होंगी। फिर भाई इसमें होता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे इसकी बनावट होती है। देखो भाई, ये होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, ये अंदर होता है क्या, साइटोप्लाज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। भाई याद रखोगे, इसको हम सैक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला जाता है क्या, सैक्रोप्लाज्मा। ये होती है जो इसकी लेयर है, इसको बोलते हैं सैक्रोलीमा। अंदर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं इसमें, सैक्रोजोम। क्या बोला जाता है इसको, सैक्रोजोम बोलते हैं। और ये होता है भाई मायोफिब्रल। अब इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ लिखकर अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रल। अब ये आपको समझ आएगा। देखो, जितने भी मसल फाइबर होते हैं, ईच मसल फाइबर, जितनी भी मसल फाइबर होती हैं भाई, वो क्या होती है, सैक्रोलीमा। सैक्रोलीमा जो इनकी आउटर कवरिंग मैंने बताई थी, ये एनक्लोज करती है इसको, सैक्रोलीमा एनक्लोजिंग। ऑब्वियसली भाई सैक्रोलीमा जो आउटर लेयर है उसके अंदर ही तो सैक्रोप्लाज्मा है ना, जो मैंने साइटोप्लाज्म बोला उसके अंदर है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो मसल फाइबर होंगी वो कैसी होती है, सिनकिशियम। सिनकाइशियम क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है जिसके पास काफी सारे न्यूक्लियस हो। जैसे कि यहाँ पे भाई आप इसमें देख पा रहे हो, एक न्यूक्लियस ये रहा, यहाँ पे ये, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती है, उसको बोलते हैं सिनकाइशियम, ठीक है, यानी मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसका नाम होता है भाई सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक, याद रखोगे इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका नाम होता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर का
इसको बोला जाता है, और इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है, क्वेश्चन अभी हमसे पूछा गया है, ये क्या होता है भाई, इसको स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस बोला जाता है। एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, अभी भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन है भाई, अपना ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको माना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका क्या होता है कि भाई इसमें काफी लार्ज नंबर में पैरेलली अरेंज, मतलब ऐसे जो अरेंज्ड फाइलामेंट्स होते हैं सैक्रोप्लाज्म में, जिसका नाम होता है मायोफिब्रस, जो मैंने ऊपर बना के दिखाए थे ऐसे, मतलब ये एक नहीं, ये काफी सारे होते हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिनको हम मायोफिब्रल्स या फिर मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होते हैं, दो टाइप के, एक होता है एक्टिन और एक होता है भाई क्या, मायोसिन। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्या, स्केलेटन और अपना इसका जिसका दूसरा नाम है स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको ये चीज अभी समझ आई होगी। तो आप अपनी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जितना हमसे क्वेश्चन है पूछा था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको काफी ज्यादा बता दिया है, काफी एक्स्ट्रा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन था, जो कैल्शियम है इंपॉर्टेंट इसका कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज इट, इसका क्या काम होता है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बोला गया। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ये बाइंड करती है ट्रोपोनिन को, क्या रिमूव करने के लिए, जो मास्किंग साइट होती है एक्टिन पे। भाई अब ये मेरे को एक्टिन और मायोसिन भी इसी कंसेप्ट में आपको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड है। देखो यानी कि देखो ये एक क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड जो काफी बड़ा एक टॉपिक है, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम क्लियर कर लेंगे। एक्टिन मायोसिन के बारे में आपको अच्छे से बता देती हूँ यहीं पे। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ एक्टिन के बारे में। सबसे पहले एक्टिन देखो भाई, स्ट्रक्चर है एक्टिन प्रोटीन का, वो जो मैं अभी बना रही हूँ। देखो ये हमारे पास होते हैं बहुत सारे मायोसिन। ठीक है, यहाँ पे कुछ मायोसिन ऐसे होते हैं भाई जिनके पास क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो साइट है इनको बोला जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, ये मैं आपको अभी बेसिक सा बता रही हूँ। ठीक है, और ये होते हैं भाई क्या, जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन इनको बोला जाता है। ये मतलब मोनोमर होते हैं उसके, ठीक है, जो आगे चेन में पूरा बना देते हैं। फिर भाई इनका पॉलीमराइजेशन होता है जब दोनों का, तो हमारे पास क्या बनती है भाई, एक ऐसे इस फॉर्म में जो है ये बनती है। ठीक है, ये हमारे पास बनती है एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, जिसके यहाँ पे ये तो क्या होती है भाई, मायोसिन की बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे एफ एक्टिन, यानी कि फाइलामेंट, ये सब यहाँ पे फिलामेंट सी बन गई एक, राइट। ये सिर्फ ग्लोबुलर नहीं रहे, फिलामेंट में हो गए, तो ये क्या बन गए, फिलामेंटिस एक्टिन। ठीक है, मतलब ये चीज तो थी बेसिक जो आपको याद रखनी की भाई, बिफोर पहले क्या था पोलिमराइजेशन से, और पोलिमराइजेशन के बाद क्या हमारे पास आया। अब अगर मैं प्रॉपर एक्टिन की बात करूं तो देखो, ठीक है, एक बार ये स्ट्रक्चर बना लेती हूँ पहले मैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है हालांकि। देखो भाई, ये जो होते हैं ये होते हैं एक्टिन। ठीक है, ये भाई इसके ऊपर एक ऐसी जो है कवरिंग सी होती है, इसका नाम होता है जो रेड से मैंने बताया ट्रोपोमाइसिन। क्या बोला जाता है भाई इस कवरिंग को, ट्रोपोमाइसिन। ये क्या होती है, मास्क, ये मास्क होता है एक्टिव बाइंडिंग साइट का
फॉर मायोसिन, यहाँ पे क्या है, मायोसिन इजिली क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है इस एक्टिन पे। ट्रिपोमाइसिन जो होता है ये फाइलामेंटस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भाई बाइंडिंग साइट होती है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग साइट भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे होते हैं ट्रोपोनिन, यहाँ पे दो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम क्या होता है, ट्रोपोनिन जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होती है, मास्क द, ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है ना जो माइसिन के लिए, ये जो थी इसको क्या कर देती है, मास्क कर देती है, ठीक है, इसको ढक देती है। कौन से हालांकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। टीपीई, टीपीआई और टीपीटी, ये 3 प्रोटीन है जो आपको याद रखना है। इनके बारे में बिल्कुल भी डिटेल में बात नहीं होती, मतलब नहीं करी गई है अपने चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतना ही बस पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कौन से प्रोटीन है, ETI, ठीक है, ये प्रोटीन होते हैं। ये आपने समझना है एक्टिन का। अब मैं बात करूंगी मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एक्टिन का आपको समझ आया होगा कि भाई ट्रोपोमाइसिन क्या होती है, ट्रोपोनिन क्या होती है, कौन सी एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है, पोलिमराइजेशन से पहले क्या बनता है, पोलिमराइजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, ठीक है। और पीछे जो मैंने आपको स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स वाला बताया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो चीज भी समझ आई होगी। अब बात करेंगे भाई मायोसिन की। देखो मतलब ये कुछ ऐसा ही बनता है भाई। अब देखो ये जो होते हैं भाई, ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का, इनको बोलते हैं हम, और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं HHM, यानी कि हैवी जो हेड वाला जो रीजन होता है, ये मतलब मायोसिन HMM, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये दोनों क्या हो गई, इसकी हेड हो गई। ये होता है LMM, लोअर पार्ट जो होगा इसको हम ये बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये क्रॉस कर रही है इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोला जाता है, क्रॉस आर्म बोला जाता है इसको। अब ये देखो भाई, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, जो फिल कर रखी है मैंने, ये होती है ATP की बाइंडिंग साइट। ये क्या होती है भाई, यहाँ पे ATP इससे क्या करता है, बाइंड करता है। ATP क्या है, एक हायर, मतलब जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, वो वाला मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऊपर होती है हेड पे, ये होती है एक्टिन की बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एक्टिन बाइंड करता है और यहाँ पे अपना ATP बाइंड करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे ATPase एंजाइम होता है। इसका क्या काम होता है, इसको क्या चाहिए होता है भाई, कैल्शियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए होता है इस एंजाइम को एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो एक सिंपल शब्दों में आपको ये बात बता रही हूँ, ये भी आपको याद रखनी है। जो मायोसिन होती है भाई, वो क्या होती है, वो होता है पोलिमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन क्या होता है, पोलिमराइज्ड प्रोटीन होता है। लेकिन जो HMM होता है, और वो क्या करता है भाई, ये याद रखना है, वो आउटवर्ड्स, प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि ये बाहर की तरफ जो है इसका एंगल है, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है। अब भाई मैं आपको जो है स्टेप बता देती हूँ बिल्कुल इजी शब्दों में। एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी बड़ा पैरा इससे रिलेटेड दे रखा है, लेकिन मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि कैसे जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आपको इजीली समझ भी आएंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगी। और आपको वो, आप बेशक चाहो तो उसको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ स्टेप वाइज याद रखोगे तो उससे आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम आगे आप देख भी लेंगे क्वेश्चन वगैरह जब हमारे पास आएंगे। तो देखो भाई, स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड किसके द्वारा होती है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है, पहला प्राइमरी स्टेप। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक होता है भाई, ठीक है, रीजन। वहां पे मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं, ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है ACH, यानी कि एसिटाइकोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एसिटिकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर इसका नाम होता है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, अब ये जो रिलीज हो गया है केमिकल ACH, मैं इसको ACH बोलूंगी, ये क्या करेगा, बाइंड करता है किसके साथ, जो ACH के रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ऑब्वियसली जो ACH के रिसेप्टर होंगे किसके ऊपर, सैक्रोलीमा के ऊपर। सैक्रोलीमा मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वो डायग्राम बनाया, वो जो आउटर कवरिंग होती है ना, बिल्कुल वो बाहर की लेयर, उस पे रिसेप्टर लगे होते हैं ACH के। ACH जाके उनके साथ क्या करता है, बाइंडिंग कर लेता है, ठीक है। उम्मीद है तीनों स्टेप क्लियर हैं, याद करते चलना। उसके
उसके बाद जो सोडियम का आयन चैनल होगा, वहां पे भाई चैनल्स लगे होते हैं पर्टिकुलर, हर एक कंपोनेंट के लिए चैनल्स होते हैं कि भाई वो कंपोनेंट आया तो ये चैनल खोल देंगे, इस चैनल के जरिए सोडियम का गया, इस चैनल के जरिए कैल्शियम का गया। ठीक है, आप समझ रहे हो। जो सोडियम आयन चैनल्स हैं वो क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे और मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी Na पॉजिटिव आयन के लिए। ऑब्वियसली भैया वो इसको परमिएबल कर दे, मतलब अब ये परमिट कर देगी कि सोडियम आयन जो है अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी किसके ऊपर, सैक्रोलीमा। ठीक है, क्योंकि अभी तक भैया आउटर कवरिंग पे ही काम चल रहा है, वहीं पे रिसेप्टर्स थे, वहाँ उसी ने उस चैनल्स भी जो आउटर कवरिंग पे होती है जिसकी वजह से वो खुला, वो अंदर फिर Na सोडियम की परमेबिलिटी वहाँ पे जो है इनिशिएट कर दी। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एंटर कर जाएगा सैक्रोप्लाज्मा में। भाई ऑब्वियसली अब ये लेयर को इसने क्रॉस करके अंदर सैक्रोप्लाज्मा ही तो था ना, उसमें जो एंटर करेगा टी ट्यूब्स के द्वारा। ये याद रखना भाई, टी ट्यूब्स ऐसी कुछ ट्यूब्स होती हैं वहां पे, इसके द्वारा ये सैक्रोलीमा पे, इससे यहाँ पे इसको पास करके ये सैक्रोप्लाज्मा में यहाँ पे एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा, मतलब कि रिलीज करने के लिए क्या, कैल्शियम आयन के रिलीज को। और कैल्शियम आयन कहां से रिलीज होता है भाई, मैंने आपको बताया था सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऐसे रिलेट करके याद रखोगे, भूलते नहीं चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, जो कैल्शियम आयन रिलीज हो गए वो कंबाइन करेंगे किसके साथ, जो ट्रोपोनिन मैंने आपको बताई थी एक्टिन के डायग्राम में। देखो इसी वजह से सारे टॉपिक के इंटरलिंक है, मैं एक साथ बता रही हूँ। कैल्शियम आयन कंबाइन करेंगे ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है, ये इसने कंबाइन किया ट्रोपोनिन के साथ, तो फिर क्या एक्टिविटी हुई, इन्होंने अनमास्क कर दिया किसको, अनमास्क यानी हटा दिया उसको, किसको, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के ऊपर। मायोसिन की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी, बताया था मैंने एक्टिन का डायग्राम जब हम कर रहे थे, उसके पास एक एक्टिव साइट थी मायोसिन के लिए, उसको अनमास्क कर दिया इस कैल्शियम आयन के रिलीज ने, किसके साथ कंबाइन करके, ट्रोपोनिन। ठीक है, उसके बाद एक क्रॉस ब्रिज साइकिल वहां पे स्टार्ट हो जाती है, क्रॉस ब्रिज साइकिल वहां पे एक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताऊं इसके जो स्टेप होते हैं। पहला होता है कि एक्टिवेशन होगा मायोसिन हेड का, जो मायोसिन के 2 हेड थे उसमें एक्टिवेशन होगा। ठीक है, जो एटीपी अपना बाइंड करेगा, मायोसिन एक्टिन बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, स्लाइडिंग या पुलिंग या फिर रोटेशन, हम कुछ भी बोल सकते हो, फिर इनका डिटैचमेंट, ये वापस से हट जाएंगे। ठीक है, मोटर यूनिट जो होती है भाई, हमेशा एक मोटर न्यूरॉन को का कनेक्शन बहुत सारे मसल फाइबर के साथ होता है, ये पता होना चाहिए। और जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलीमा के बीच का, क्या बोला मैंने, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सैक्रोलीमा, उसको बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ भाई ये 3-4 जो है टॉपिक जो को रिलेटेड थे एक दूसरे के साथ, वो मैंने आपको समझाए हैं और वो कुछ हद तक आपको समझ भी आए होंगे। नहीं आया होगा तो भाई एक बार में नहीं आता, थोड़ा सा ये जटिल है। आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे और यहाँ से एक बार आप देखोगे समझ आ जाएगा। और मैंने इस चैप्टर की जो है वीडियो भी बना रखी है भाई नोट्स के साथ। ठीक है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चला होगा कि ये क्यों है, कैल्शियम का क्या काम होता है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन, जो रिलैक्सेशन का लैक मतलब कमी हो किसके बीच में, जो सक्सेसिव स्टिमुली होती है इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एंड, उसको क्या बोला जाता है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन टेटनस होता है। देखो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन बिना किसी रिलैक्सेशन फेज के साथ, उसको बोलते हैं मसल टेटनस। अब टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको बोला जाता है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, टेटनाइज्ड स्टेट टेटनस या फिर फिजियोलॉजिकल टेटनस। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ये एक सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कब होती है, जब मोटर न्यूरॉन जो है इननर्वेट कर दे स्केलेटन मसल को। ठीक है, स्केलेटन मसल के वो फिर क्या करे, एमिट करता है एक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई रेट पे। हाई रेट की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, टेटनस की कंडीशन हो जाती है, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे ये स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी, जो जिस थ्योरी की मैंने अभी बात की थी, ये हम पढ़ रहे थे पीछे। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक था ये। थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, कि मतलब बेस्ट कैसे ये होती है भाई, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टर बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। देखो भाई स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आपको बताना चाहूँ तो ये किन्होंने दी थी भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हक्सले और
हग्सले ने 1954 में, ये जो क्या स्टेट करता है ये कि जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट है वो कभी भी छोटे नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे के साइड से स्लाइड कर जाते हैं, ये इन्होंने बताया था। बिकॉज ऑफ स्लाइड मतलब किसकी स्लाइडिंग के कारण, जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं उनकी स्लाइडिंग के कारण किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर जो लेंथ होती है आई बैंड की वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती, आई बैंड की लेंथ कभी चेंज नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा। अब भाई मैं आपको थोड़ा सा आई बैंड और ये ए बैंड, ये दो टर्म हमारे पास होती है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आई बैंड का जिक्र किया तो हो सकता है बहुत से बच्चों को ना पता चला हो कि आई बैंड से मेरा क्या तात्पर्य था। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं उसको। एक डायग्राम है वो अच्छे से आप देखोगे समझोगे। देखो भाई, ये जो थिन वाली होती हैं, थिन फिलामेंट, ये जो छोटा मतलब पतले फिलामेंट होते हैं इसका नाम होता है एक्टिन। और जो ये थिक वाले हैं जो रेड में हैं, थिक फिलामेंट, इसका बोला जाता है कि अब भाई मायोसिन, इसका नाम क्या होता है, मायोसिन। ठीक है, ये जो हमारी पूरी साइट होती है ये वाली, ये होती है ए बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। और ये जो बीच में रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, अगेन ये क्या आ गई हमारे पास, ए बैंड, और ये क्या हो गई, आई बैंड, फिर ये क्या आ गई, ए बैंड। ठीक है, कुछ ये ए आई ए, ये ऐसे ये हमारे पास बैंड है। अब देखो ये जो ए बैंड हमारे पास है ये पूरा क्या बोला जाता है भाई, इसको सैक्रोमियर बोला जाता है, एक सैक्रोमियर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक सैक्रोमियर, ये आई बैंड थी। यानी कि ये दो मतलब ये डार्क और लाइट, मतलब इस कंटेक्स्ट में इसको क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एम लाइन होती है जिसका नाम होता है मायोमिसाइन। ठीक है, ये जो एम लाइन होती है ये मायोसिन को क्या बोलते हैं, एम लाइन्स बोलते हैं इसको, मायोमेसिन की, मतलब इसका दूसरा नाम मायोमेसिन भी है। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं, मायोमेसिन की लाइंस। ये सैक्रोमियर होता है, एक आई बैंड से लेके दूसरे आई बैंड तक हमारे पास क्या हो गया, ये एक सैक्रोमियर बन गया। ठीक है, ये जो बीच में रीजन होता है भाई इसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोल जाता है, देखो जहाँ पे ना कोई कोई भी एम अपना क्या बोलते हैं इसको, एम लाइन भी नहीं होती और ना कोई मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता, ना कोई जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग होती। देखो इस रीजन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ना, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इसको बोलते हैं एच जोन। यानी कि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती एक्टिन और मायोसिन के बीच में, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती, आप देख भी पा रहे होगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करूं, मैं अगर इसकी बात करूं, ये होती है जेड डिस्क, ये जो जेड दिख रही है आपको इसको बोलते हैं जेड डिस्क। ये क्या होती है, एक्टिनिन। मतलब इसमें क्या होता है, जो एक्टिनिन होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आई लाइंस को। ऑब्वियसली यहाँ पे ये आई की लाइन थी, इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। आई बैंड्स को क्या किया इन्होंने, बाइसेक्ट कर दिया। ये दो प्रकार की। अब लाइट और डार्क से मेरा क्या मतलब था, देखो
देखो भाई, लाइट और डार्क से मेरा क्या तात्पर्य है। लाइट बैंड हमेशा क्या होती है, एक्टिन की होती है, जिसको हम आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। पीछे किसी टॉपिक के ऊपर, मतलब जो भी मैंने इतना बताया उसके ऊपर ना है बेशक, लेकिन स्टेट ऐसे पूछा जाता है कि लाइट, और इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है, लाइट, एक्टिन, आई बैंड, आइसोट्रोपिक, याद रखोगे ऐसे। डार्क में होता है भाई हमारे पास क्या, मायोसिन, ए बैंड, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, ये बोलते हैं हम। ये दोनों क्या होते हैं, लाइट और डार्क एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, याद रखोगे। अब आपको आई बैंड, ए बैंड मैंने पूरा ये डायग्राम के साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारे पास क्या है, फोर्थ। अब एच जोन, और मैंने एच जोन भी आपको बता दिया था। जो एच जोन है स्केलेटल मसल फाइबर में, इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है भाई, पता होना चाहिए। सेंट्रल गैप जो होता है, एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, द मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सी एक्टिविटी होती है, वो यहाँ पे पूछा है कि ए बैंड हमेशा सेम रहते हैं भाई। देखो, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है सैक्रोप्लाज्म में, जिसकी वजह से कैल्शियम की बाइंडिंग होती है एक सब यूनिट के साथ, जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, एक्टिन फिलामेंट्स पे बताया था मैंने। और वहां पे क्या हो जाता है, अनमास्किंग हो जाती है। जो एक्टिव साइट होती है मायोसिन की एक्टिन के ऊपर, उसकी अनमास्किंग हो जाएंगी। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी, जो एनर्जी एटीपी हाइड्रोलाइसिस से मिलती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो मायोसिन का हेड था, दो हेड थे भाई, जो मायोसिन का हेड था वो अब किसके साथ बाइंड करेगा, जो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट होती है एक्टिन पे, ठीक है। एक्टिन के ऊपर भाई मायोसिन की एक्टिव साइट होती है। मायोसिन के ऊपर एक उस हेड होता है जो कि एक्टिन के साथ ओवरलैप कर सकता है, यानी कि एक क्रॉस ब्रिज बना सकता है। तो ये क्या करेगा, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, जो भी एक्टिन फिलामेंट होते हैं भाई, उसको पुल करेगा, उसको खींच लेगा सेंटर की तरफ, सेंटर यानी कि अनआइसोट्रोपिक यानी डार्क बैंड की तरफ, ए बैंड की तरफ। बीच में मैंने दिखाया था डायग्राम में ए बैंड था। उम्मीद करती हूँ मैं आपको याद होगा। तो जो जेड लाइन होगी जो इससे अटैच थी, किससे, एक्टिन से, वो भी इनवर्ड, वो भी अंदर की तरफ पुल होंगी भाई, ठीक है। देर बाय कोसिंग आ शॉर्टनिंग, तो जिसकी वजह से जो सैक्रोमियर है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये क्लियर है हमारे जो ऊपर स्टेप्स मैंने आपको बताया कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल के कारण दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। जो आई बैंड है वो हमेशा कम होता है, जबकि जो ए बैंड है वो अपनी लेंथ को ऐसा का ऐसा रखता है, यानी कि ए बैंड की लेंथ कभी चेंज नहीं होती है, आई बैंड की शॉर्टन हो जाती है। ये भी याद रखोगे कि आई बैंड की जो लेंथ है वो शॉर्टन्स एंड ए बैंड अपना हमेशा रिटेन कर देता है लेंथ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस करेक्टली कैरेक्टराइज, तो इसमें से जो है हमें करेक्टली जो पेयर्ड केमिकल सब्सटेंस है वो बताना है कौन सा है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन में सी है, ट्रोपोनिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, अभी मैं बता के आई थी, ठीक है। प्रोलैक्टिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। थायराइड का कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन ये भी नहीं है। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, गलत है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, इनमें से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होता है मसल का वो बताना है। तो भाई इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, एक मिनट, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि प्रोलैक्टिन, देखो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है भाई जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, जो क्या स्टिमुलेट करता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है फीमेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसको स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन। रोडोप्सिन की मैं बात करूँ, इसको हम विजुअल पर्पल के नाम से भी, मतलब ये एक विजुअल पर्पल होता है, कोई हार्मोन नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। एक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, रेटिना के, हमारे आंख के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, किस चीज के लिए, जो इवेंट होते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में जैसे भी हमको विजन वगैरह जो भी आता है वो रोडोप्सिन की वजह से होता है, ठीक है। ये कोई हार्मोन नहीं होता। तो प्रोलैक्टिन आपको समझ आ गया होगा, रोडोप्सिन आपको समझ आ गया होगा, ये मेजर थे। तो यहाँ पे 7th का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, मायोसिन। जो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं भाई, ये थिन फिलामेंट्स के पार्ट होते हैं स्केलेटल मसल में। तो जो ट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स में, मायोसिन क्या होता है, एक मसल प्रोटीन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन। और ये एक्टिन क्या थे, ये क्या बताया मैंने, ये थिन फिलामेंट का पार्ट है। ट्यूबुलिन क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज सैक्रोमियर, सैक्रोमियर क्या होता है भाई, बताया था मैंने, लिखा था, ये पार्ट बिटवीन दो जेड लाइंस के बीच का पार्ट हमें सैक्रोमियर बोलते हैं, उसको हम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, देखो
लेंथ ऑफ, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, एच लेंथ डिक्रीज होती है, ए बैंड हमेशा, ये अभी पीछे करके आए थे हम, ठीक है। आई बैंड की इंक्रीज तो कभी नहीं होती, गलत हो गया। दो जेड लाइन की नहीं भाई, दो जेड लाइन की वो तो कम होती है, रिड्यूस होती है भाई, पास पास आती है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। विच आयन, इसमें से कौन सा आयन जो है नेसेसरी है भाई, पता होना चाहिए। कैल्शियम काफी बार बात कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्मूथ मसल फाइबर, जो स्मूथ मसल फाइबर होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्पाइंडल शेप के होते हैं, ब्रांच होते हैं, मतलब कोई ब्रांच नहीं होती है, कोई स्ट्राइशंस नहीं होती भाई उसमें, स्मूथ मसल्स में कुछ भी। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है भाई, ना मल्टी न्यूक्लियर। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है भाई जो हमारे विल में नहीं होते, जिनकी फंक्शनिंग मतलब ये अपनी मर्जी से, अपने विल से। तो ऑब्वियसली स्मूथ मसल जैसे ये हमारा हार्ट होता है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी इसको जो है कॉन्ट्रेक्शन और इसकी जो करा सकते हैं कुछ भी, ब्लड पंप नहीं ना। तो ये हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल का। तो 11th, नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है, जो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिब्स की बात आई है भाई, ये हमारे पास दूसरा पोर्शन है स्केलेटल सिस्टम यानी जॉइंट्स का। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको लगभग पूरा ह्यूमन स्केलेटन समझाने की कोशिश करती हूँ। बार बार फिर भाई हमको ये उठाने नहीं पड़ेंगे टॉपिक, क्योंकि अब आगे इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। और ये काफी मतलब ये मैं बताऊँ समझने का कम है, याद रखने का ज्यादा होता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है जितना भी पोर्शन है भाई आपको, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से अच्छे से इसको याद रख लें। टोटल भाई 206 बोन्स होती हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखोगे, कितनी होती है, 206 बोन्स होती हैं। दो में ये स्प्लिट होता है हमारा बोनी सिस्टम, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल ऊपर वाला और ये अपेंडिकुलर जो है हमारा कैसा होता है, मतलब ये अपना साइड का जो भी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गई साइड को, जो भी है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल के बैठे हैं। ये भाई 80 होती है, इनका नंबर याद रखोगे, ये होती है 126, ठीक है। ये हमारे पास कितनी होती है, 126। एक्सियल में क्या क्या आता है भाई, एक तो आता है स्कल, ठीक है, स्कल आती है, रिब्स आती है, वर्टिब्री आती है, स्टर्नम आता है। अब मैं आपको इनकी नंबर बता देती हूँ भाई। स्कल में कितनी सॉरी अपनी स्कल्स में कितनी बोन होती है, 29, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 29 बोन, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया। 29 बोन्स होती है हमारे स्कल में। रिब्स हमारी कितनी होती है भाई, अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको, रिब्स हमारी 24 होती हैं। वर्टिब्री कितनी होती है, 26, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं पूरी को। स्टर्नम सिर्फ एक ही होता है भाई, ठीक है, जो रिब्स के बीच में होता है, बिल्कुल बीच में जो होता है चेस्ट में। ये अपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूँ तो एक गिडल भाई 6 बोन्स होती है इसमें, यानी दो टाइप की इसमें कौन सी होती है, दो क्लेविकल होती हैं और दो स्कैपुला। मैं ये बता दूंगी स्कैपुला और क्लेविकल क्या है, हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। दो कोक्सियल बोन होती हैं, ये हो गई हमारे पास गिडल में। और यहाँ पे क्या होती है, ईच 13 मतलब हर एक दोनों साइड पे कितनी होती है, 30 जो है बोन होती है। 30 को अगर हम 4 से दोनों साइड पे डिवाइड करें तो कितना हो गया, 120। और 6 बोन हमारे पास, 2 4 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 126, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब भाई यहाँ पे मैं स्कल की बात करूंगी, जो कि 29 बोन्स होते हैं। सबसे पहले भाई सूचर एक टर्म होती है, इसका मतलब पता होना चाहिए। जो हमारे स्कल में जो जितनी भी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो सूचर्स के द्वारा जुड़ी होती है। सूचर का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट्स। कभी भी क्या आप अपने सर के किसी भी ढांचे को उठाकर हिला सकते हो, अलग अलग नहीं होता, क्योंकि वो सूचर से जुड़े होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्कल बोन्स कितनी होती हैं, 22 होती है। और 7 इसमें एसोसिएटेड स्कल बोन होती है भाई, कितनी, 7। अब स्कल बोन्स की मैं बात करूं, उसमें क्या क्या आता है, क्रेनियल बोन्स होंगी, ठीक है। कितनी क्रेनियल बोन होती हैं, 8। और 14 फेशियल, कितनी, 14 फेशियल, 14 + 8। और अगर मैं एसोसिएटेड की बात करूं भाई, इसमें एक होता है हायोइड, कितना, एक बोन ये होती है। और ईयर ओसिकल्स की कितनी होती है, 6। ईयर ओसिकल्स की कितनी, 6 होती हैं, ठीक है। अब क्रेनियल बोन्स देखो भाई कौन सी होती है। देखो क्रेनियल बोन्स में आता है हमारा फ्रंटल। भैया आप अपना साथ में है ना उसका जो क्या बोलते हैं स्कल का डायग्राम खोल के बैठो। एनसीईआरटी की बुक में काफी जो है अच्छे शब्दों में दे रखा है, बिल्कुल क्लियर बड़ा सा। तो आप साथ के साथ अगर उसको निकाल कर बैठोगे तो ही समझ आएगा डायग्राम के साथ। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्बली बोल के बता सकती हूँ, और इसमें है भी यही चीज। भैया आपको याद रखनी पड़ेंगी बोन्स। आप जो किसी भी निमोनिक के जरिए याद रख सकते हो, कोई ट्रिक बना सकते हो, खुद ही कोई सेंटेंस बना सकते हो, जैसे भी मर्जी आपको याद करना हो। फ्रंटल एक होती है, पेरिएटल कितनी, 2, आप देख सकते हो वहां पे एनसीईआरटी में। टेम्पोरल हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है टेम्पोरल बोन्स भी। ओसिपिटल कितनी होती है,
एक होती है। उसके बाद आता है, एक होती है भाई इथमोइड और एक होती है स्फीनोइड। एक एक होती हैं ये। और ये क्या होती है, जो क्रेनियम का बेस होता है भाई उसमें होती है, ये एट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ क्रेनियम पे। और स्फीनोइड की अगर मैं बात करूं भाई, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बटरफ्लाई शेप की कौन सी होती है, तो ये स्फीनोइड होती है और आपको ये चीज याद भी रखनी है, ठीक है। स्फीनोइड बटरफ्लाई शेप की कुछ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, फेशियल बोन्स की। भाई फेशियल बोन्स में 14 जो हमारी फेशियल बोन्स होती है, इसमें मैं ऐसे वर्बली बता देती हूँ। दो तो नेसल बोन्स होती हैं भाई, ठीक है। दो इंफीरियर नेसल कोंका जिसको बोलते हैं अंदर वाली, एक वोमर होता है, दो लैक्रिमल होते हैं। लैक्रिमल वो होते हैं भाई जो हमारे टीयर ग्लैंड होते हैं जहां से आंसू आते हैं, दो वे होती हैं। जाइगोमेटिक भी कितनी होती है, दो। जाइगोमेटिक का मतलब होता है भाई जो हमारी चिक बोन होती है, ठीक है, गालों वाली जो बोन, वो दो होती हैं। मैंडिबल यानी कि जो लोअर जो होता है, जो हमारा नीचे का जबड़ा, वो एक होता है। मैग्जिला का मतलब होता है जो ऊपर का जबड़ा होता है, वो दो होते हैं। और दो होते हैं पैलेटाइन, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, जैसे मैंडिबल हो गया। मैंडिबल के बारे में क्या फैक्ट है भाई, लार्जेस्ट बोन होती है फेस की। मैंडिबल क्या होती है, लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस कौन सी है, मैंडिबल। स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही होती है भाई, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। यही सिर्फ ऐसी मूवेबल बोन है स्कल की, एक्सेप्ट ईयर ओसिकल्स को छोड़ के, जो बोन है वो मूव कर सकती है, वो कौन सी है, मैंडिबल, ओनली मूवेबल बोन, ठीक है, याद रखोगे। और जिसका लोअर जो है वो अटैच होता है किससे, क्रेनियम से, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियो स्टाइलिक जो सस्पेंशन। क्या बोला है मैंने, देखो, जो ये लोअर जो होता है इसका, वो अटैच्ड होता है किससे, क्रेनियम से, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन, ठीक है, इसका ये नाम होता है। ये आप ऐसे का मतलब ऐसे का ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसोसिएटेड स्कल बोन्स की, यानी कि जो हाइयोइड बोन हमारी होती है भाई, ये सिंगल वी शेप्ड की होती है। कौन सी, हाइयोइड बोन की अगर मैं बात करूँ, कहाँ गई ये रही, ये कैसी होती है भाई, सिंगल वी शेप्ड की होती है। जो क्या करती है, बक्कल कैविटी जो हमारी होती है उसका बेस होता है ये, जिसको बोलते हैं, इसको हम टंग बोन भी बोल सकते हैं भाई, इतना आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको हम टंग बोन भी बोलते हैं। और ये लोअर जो लैरिंक्स होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी दूसरी बोन के साथ ये कभी भी नहीं जुड़ती। और ये एक इंसर्शन, मतलब जो टंग मसल है भाई उसको कुछ ना कुछ इंसर्शन प्रोवाइड करती है। ईयर ओसिकल्स की मैं बात करूं तो आपको ये कैसे याद रखना है भाई, एक्सटर्नल टू इंटीरियर ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप इसको MIS इस ट्रिक से याद रख सकते हो, मिस से। कैसे भाई, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं मिडल ईयर में, कौन से M से होता है मेलियस, I से होता है इनकस और S से होता है स्टेपिस, ठीक है, दोनों ईयर में। 3 + 3 कितने हो गए, 6। और ये ऑर्डर याद करना है, एक्सटर्नल टू इंटरनल, मिस से याद रख लो MIS। M क्या होता है, मेलियस। मेलियस क्या होता है भाई, जो आर्टिकुलर बोन होती है उसकी मॉडिफिकेशन होती है। इनकस जो है हमारा दूसरा मिड में आता है। स्टेपिस यानी कि ये स्टेपिस क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है भाई, ठीक है। तो ये मतलब जो डिश फिशेस वगैरह है इसका एग्जांपल भी इसमें, लेकिन मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाना हमें। नेक्स्ट बात करेंगे भाई वर्टिब्रल कॉलम्स की, ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट भाई, अब बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। देखो, पहला होता है सर्वाइकल, फिर होती है, मैं आपको वर्टिब्री के नाम बता रही हूँ, फिर होती है थोरेसिक रीजन आता है, फिर होता है लुम्बर, और अपर टू डाउन है भाई, फिर आता है सैक्रल। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे, बार बार मैं कह रही हूँ इसको समझना। तो फिर आता है कोकिगिल, उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, मतलब टोटल जो भी हुआ। यहाँ पे मैं फीटस या फिर चिल्ड्रन की बात करूंगी, ठीक है, जिसमें कि ये 33 होते हैं भाई। यहाँ पे अडल्ट की अगर मैं बात करूँ, अडल्ट में 26 होती हैं, ठीक है। सर्विकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7 होती हैं बच्चों में, और अडल्ट में भी 7 होती है। थोरेसिक जो हमारी होती हैं वो कितनी होती है, 12, और अडल्ट में भी कितनी, 12। लुम्बर की अगर मैं बात करूँ वो 5, और इनमें भी क्या होती है, वो 5 होती है। सैक्रल की अगर मैं बात करूँ तो 5 अडल्ट में होती है भाई, और 1 होती है अडल्ट में, 5 बच्चों में और 1 होती है अडल्ट में, यानी कि फ्यूज हो जाती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है। कोकिगिल की अगर मैं बात करूँ तो 4 ये इनमें होती है और 1 होती है अगेन अडल्ट में, क्योंकि ये फ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे अडल्ट होते हैं।
उसके बाद देखो भाई वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब, हालांकि ये काम का नहीं है पर ये मतलब C7 क्यों लिखा भाई? सर्वाइकल कितनी है 7, थोरेसिक कितनी है 12, लुम्बर कितनी है 5, और अपना सैक्रल 5 और कोकिगिल 4, मतलब ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा भाई कितनी बोन्स किस में है, तो ये तो आप इजिली जो है याद रख ही सकते हो। तो आपको ये टेबल याद रख लेनी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आगे किसके बारे में, सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती हैं हमेशा हमारी अडल्ट में बात करूँ तो C1 से C7 यानी 7 होती हैं वो, ठीक है। C3 से लेकर अगर मैं C6 की बात करूँ तो वो टिपिकल होते हैं, मतलब एक जैसी सी दिखती हैं। लेकिन C1, C2 और C7 ये क्या होती है भाई? एटलस और एक्सेस बोला जाता है। देखो C1 को हमेशा एटलस बोला जाता है, अगर आपने नाम सुना सर्वाइकल वन की बोलो और यही पूछा जाता है, वो एटलस होती है, और दूसरी को क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, ऊपर वाले रीजन से जो होती है। थोरेसिक की बात करूँ वो T1 to 2 12 मतलब 12 होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लुम्बर की बात करूं तो 5 होती है, L1 to L5, ठीक है। लार्जेस्ट वर्टिब्री होती है ये, और मतलब क्या होता है, इनको सपोर्ट करना होता है जो अपर बॉडी का जितना भी वेट होता है। लुम्बर वर्टिब्री जो हमारा नीचे वाला रीजन होता है, लोअर बैक जिसको आप बोल सकते हो, इसी के ऊपर पूरा ऊपर का अपर बॉडी वेट जो है हमेशा निर्भर करता है इसके ऊपर। अब मैं बात करूं भाई स्टर्नम की। स्टर्नम क्या होता है? दोनों रिब्स के बीच में जो एक बोन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसको बोला जाता है क्या? स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम क्या होती है भाई? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ही बोन होती है, ठीक है, ऐसे एक मिडल में होती है बिल्कुल। फिर इसके साइड में क्या होते हैं? ये रिब्स होते हैं 12, ठीक है, ये होती है बीच की, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और ये क्या होती है? डैगर शेप्ड फ्लैट, मतलब कि रिब से जुड़ी होती है। 3 पार्ट होती है इसके भी, एक होता है मैन्यूब्रियम, एक होता है बॉडी यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो इसका होता है, एक होता है जिफोइड प्रोसेस। ये हमारे काम का नहीं है। अब रिब्स देखो भाई, रिब्स क्या होती है जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी है। फ्लैट बोन होती है, 3 टाइप की होती है भाई, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और एक होता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, ये 3 टाइप की होती हैं। ट्रू रिब्स की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास कितनी होती हैं रिब्स? कितनी थी? 24 या 26 कितनी थी भाई? आपको याद होना चाहिए। वो अपनी रिब्स 24 थी, ठीक है, 24 रिब्स थी। तो ये ट्रू कितनी होती है भाई? R1 से लेके R7 तक जितनी भी ये रिब्स होती हैं, R1 to R7, इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, यानी कि ये जो वर्टिब्रोस्टेनल रिब्स होते हैं। जो वर्टिब्रल रीजन होता है भाई हमारा, वर्टिब्रल रीजन, वर्टिब्री में पहला क्या था? अपना पहला रीजन कौन सा था भाई? सर्वाइकल, फिर क्या था? थोरेसिक, राइट। तो वहां पे क्या होती है इसमें, वहां पे सिचुएटेड होती है ट्रू रिब्स, मतलब उससे अटैच होती हैं इजिली। फॉल्स की बात करूं, R8 to R10 फॉल्स रिब्स होती हैं। ये कहाँ पे होती है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी इनको बोला जाता है। इनको बोला जाता है भाई वर्टिब्रोस्टेनल, इनको बोला जाता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, याद रखना, ठीक है। जो कोस्टल कार्टिलेज होता है R7 का, उससे जुड़ी होती है ये तीनों, R7 से, ठीक है, मतलब फॉल्स से ऐसे जुड़ी होती हैं। फ्लोटिंग की बात करूं भाई, जो R11 और R12 बच गई, ये क्या होती है? वर्टिब्रल रिब्स इनको बोला जाता है। स्टर्नल एंड आर, मतलब कि ये किसी से भी नहीं जुड़ी होती, बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है, मतलब फ्री एंड होते हैं, ठीक है, जुड़ी नहीं होती किसी से, उसको बोला जाता है फ्लोटिंग। तो उम्मीद है ये तीनों आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूं तो इसमें देखो भाई हमारे 4 लिम्स और हिंड लिम्स 2 प्रकार के होते हैं। लिम्स 120 होते हैं टोटल, तो 4 लिम्स और हिंड लिम्स। 4 लिम्स कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं, और हिंड लिम्स भी कितने होंगे हमारे? 60 ही होते हैं। स्टैटिक बुक में देखते रहना, अगेन बता रही हूँ। और अगर मैं पेल्विक ग्रेडल की बात करूँ, यानी कि कोक्सल रीजन की मैं बात बताऊं आपको, कोक्सिलिया जिसको हम पेल्विक ग्रेडल भी बोलते हैं, तो इलियम, प्यूबिस, इस्कियम, 3 टाइप के ये होते हैं, ठीक है, इलियम, प्यूबिस, इस्कियम, ऐसे बस नंबरिंग आपको याद रखनी है इनकी। तो अब चलो भाई अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काफी टाइम हो गया हमको। मैंने आपको वैसे बता भी दिया, लगभग चीजें मैंने आपको बता दी है चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होंगी भाई? जो कि कनेक्ट नहीं होती किसी से भी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? एक्रोनियम की, वो एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? लेटरल एंड जो होंगे क्लेविकल के, वो आर्टिकुलेट करते हैं एक्रोनियम प्रोसेस से। तो यानी कि हम देख लेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 12th में।
क्लेविकल, ठीक है। ये हमारे पास स्कैपुला की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में होता है स्कैपुला, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी की बात करूं तो ये क्या होती है, जो ह्यूमरस होता है उसके हेड में क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। याद रखोगे, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जो लेटरल और क्लेविकल होता है वो आर्टिकुलेट करता है क्रोनियम प्रोसेस के साथ। स्कैपुला एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है डोर्सल पार्ट में, यानी कि पीछे वाले पार्ट में थोरैक्स के सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में। ग्लूइनोइड कैविटी जो होती है स्कैपुला की वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, जो ह्यूमरस का हेड होता है, क्या बनाने के लिए, शोल्डर जॉइंट। भाई शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 13 क्वेश्चन पे, जो 13 क्वेश्चन की अगेन जो कि एक मैच है हमारे पास, यहाँ पे जॉइंट्स की बता रखी है, तो ये आपको याद रखना है। मैं अभी ट्रिक से भी इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, यानी कि ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या होते हैं, कार्पल्स के बीच में होता है। हिंज जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमरस और अल्ना के बीच में होगा। पाइवेट जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। सैडल जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है। देखो भाई, ग्लाइडिंग जॉइंट की मैं बात करूं तो ये कार्पल्स, देखो पहले तो आपको जो आपको मैंने अभी बताया था एटलस और एक्सिस, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये C1 होती है, ये C2 होती है, ठीक है। उनके बीच में क्या जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट जो है ह्यूमरस, यानी जो हमारा शोल्डर जॉइंट, और जो एल्बो से ऊपर होता है, इनके बीच में जो मूवमेंट होती है वो हिंज जॉइंट के कारण होती है। पाइवट जॉइंट की बात हो गई, हिंज जॉइंट की बात होगी। सैडल जॉइंट की बात करो तो जो कार्पल और मेटाकार्पल होते हैं हमारे पैरों में, उसके बीच में क्या होती है, सैडल जॉइंट की मूवमेंट होती है। और ग्लाइडिंग जॉइंट जो है सिर्फ कार्पल्स के बीच में, ठीक है, जो हमारे थैली पे होते हैं। ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के साथ के साथ डायग्राम देखो तभी समझ आएगा। तो ये हमारे इसके बीच में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे करेक्ट क्वेश्चन। देखो अब जितना भी भाई यहाँ पे समझाने वाला कुछ नहीं है, थ्योरी पार्ट चल रहा है। अगर आपको ये पता होगा कि भाई कौन सा जॉइंट किस बोन के बीच में, कितनी टोटल होती है, कौन सी एक्सियल होते हैं, कौन सा एपेंडिकुलर का पार्ट है, क्या नहीं, मतलब ऐसे याद रखोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। इसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई क्या है, 7 पैर होते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल के, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था रिब 1 से लेकर रिब 7 तक 3 वर्टी, ये बिल्कुल ठीक है भाई। R8 से लेके R10 तक, और 2 हमारे पास किसके, वर्टिब्रल रिब्स के, R11 एंड R12। तो देखो मैंने बताया था, वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल ऐसा का। पाइवेट जॉइंट बिटवीन एक्सिस, एटलस और एक्सिस का टाइप, वो किसका टाइप है जॉइंट के बीच में, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होता है साइनोवियल जॉइंट। पाइवेट जॉइंट एक टाइप है साइनोवियल जॉइंट का, जो कि क्या, साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है भाई, ये एक फ्रीली मूवमेंट जो है प्रोवाइड करा देता है एटलस और एक्सिस के बीच में, जो एटलस और एक्सिस की वर्टिब्रे होते हैं इनके बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के। तो पाइवेट जॉइंट्स, या जिसको हम बोल सकते हैं जो अदर जॉइंट्स कोई भी हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकते हैं कुछ कंडीशन से। कौन सी कंडीशन, एक होता है भाई एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस थोड़ा सा याद रखोगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी में थोड़ा सा बता रही हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, एक हमारे पास क्या है, एनकाइलोसिस। ये क्या होता है, फ्यूजन होता है बोन्स का एक जॉइंट के अक्रॉस, मतलब एक जॉइंट के अक्रॉस जो फ्यूजन होता है बोन्स का, उसको क्या बोलते हैं, ये एनकाइलोसिस होता है। ये ओफन एक कॉम्प्लिकेशन होती है आर्थराइटिस की। भाई आर्थराइटिस हो जाता है बहुत से लोगों को। आर्थराइटिस में क्या होता है भाई, घुटनों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है हर एक जॉइंट में, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन होती है स्पॉन्डाइलाइटिस। इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जो कि मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जो एनकाइलोसिस थी इसकी एक सीवर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू। सिर्फ वाई पेयर यानी कितनी ट्रू रिब्स कितनी थी, 7। तो सेलेक्ट करना ऑप्शन जो करेक्टली रिप्रेजेंट करे एक्स और वाई की वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, आपको वो डाटा पता होगा तो इजीली कर पाओगे। देखो एक्स 12 होती है, टोटल ट्रू कितनी है, 7। बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो आर्टिकुलेट यानी किसके साथ जो है जुड़ती है, मतलब किसके साथ उसका कनेक्शन होता है वो बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, ह्यूमरस और विद स्कैपुला, ठीक है, ह्यूमरस विद स्कैपुला के साथ। देखो जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस विद स्कैपुला। जो एंड होता है स्कैपुला यानी कि जो बिल्कुल एंड होगा स्कैपुला का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड बोलते हैं। एंड ऑफ स्कैपुला को क्या बोलते हैं हम, ग्लिनोइड बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो जो ह्यूमरस का हेड होता है उसके साथ जाके मिल जाता है। एक का हेड और एक का एंड दोनों मिल जाते हैं क्या बनाने के लिए, ग्लिनो ह्यूमरल कैविटी, जो कि एक्ट करती है कैसे, एक फ्लेक्सिबल बॉल और सॉकेट जॉइंट के जैसे। ये जॉइंट स्टेबलाइज होता है एक रिंग के द्वारा, जो कि किसकी बनी होती है, फाइब्रस कार्टिलेज की, जो कि ग्लिनोइड के सराउंडिंग में होती है, जिसको हम बोलते हैं लेब्रम, ठीक है। ये था पूरा, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो, इनमें से कौन सा बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता भाई,
फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एक अटैचमेंट होती है बोन्स के बीच में, जो कि एक दूसरे के साथ कैसे होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल भाई मैंने आपको बताया था सूचर बोन्स जो होती हैं, ठीक है, वो सूचर बोन में कोई मूवमेंट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो भाई करेक्ट क्वेश्चन का बी है। बॉडी हीट कभी भी हीट जो है ये क्या नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते स्केलेटन सिस्टम। मिनरल को स्टोर करते हैं ऑब्वियसली भाई, बोन्स में स्टोर होते हैं। लोकोमोशन होती है एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की प्रोडक्शन बोन्स में ही तो होती है, रेड बोन मैरो में, लेकिन बॉडी हीट नहीं, ये गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद द, हाँ ठीक है, ये मैच को करेक्ट यहाँ पे हमें जो है वो बताना है, जो भी टाइप ऑफ जॉइंट है उसका करेक्ट मैच क्या होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा कोई एक है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, ग्लाइंडिंग जॉइंट, अभी हम करके भी आए थे, ठीक है। हिंज जॉइंट ये गलत है। थर्ड एंड फोर्थ पाइवेट कार्टिलेज ये गलत है भाई। जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल किसके साइनोवियल जॉइंट के इन ह्यूमन इज, ये दे रखे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब करेक्ट बताना है बेसिकली, इसमें से कौन सा, तो भाई करेक्ट इसका बी है। ये क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं भाई कैटेगराइज्ड होते हैं किसके द्वारा, जो इसमें एक फ्लूइड की प्रेजेंस होती है। कौन सा फ्लूइड होता है, एक साइनोवियल कैविटी, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसके बीच में होता है दो बोन्स के ये कैविटी। तो ये जो अरेंजमेंट होती है क्या अलाउ करते हैं भाई, कंसिडरेबल मूवमेंट यानी कुछ मूवमेंट। तो ये जॉइंट्स जो है ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और बहुत सारी अदर मूवमेंट में भी, ठीक है। और बोल और सॉकेट जॉइंट जो होते हैं यानी जो ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडल के बीच में जो ये जॉइंट होते हैं, और जो हिंज जॉइंट होते हैं, इन जॉइंट कहाँ होता है भाई, जो हमारा नी घुटना होता है ना उसमें ये जॉइंट होते हैं। पाइवेट जॉइंट कहाँ पे होते हैं भाई, जो हमारी सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 की जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवेट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करूं तो ये कार्पल्स के बीच में होता है। सैडल जॉइंट की बात करूं तो ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है। जो थंब होता है ना भाई, उसमें जो कार्पल और मेटाकार्पल होता है उसके बीच में होता है सैडल जॉइंट। ये कुछ एग्जांपल होते हैं इसके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है लोकोमोशन के रिस्पेक्ट में। तो भाई करेक्ट ऑप्शन एक्यूमुलेशन, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो, हाँ ये एक डिसीज होती है भाई। देखो वर्टिब्रल कॉलम के पास 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, आपको पता है राइट। तो इसमें जो जॉइंट होते हैं एडजेसेंट वर्टिब्रे के बिटवीन, मतलब उनके बीच में जो होते हैं जॉइंट्स, उनको बोला जाता है कार्टिलेजियस जॉइंट, जो परमिट करते हैं लिमिटेड, मतलब वो लिमिटेड मूवमेंट को ही परमिट करते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, आपको पता होगा, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है फीमेल्स में। तो अगर वहां पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाए यूरेट क्रिस्टल की फॉर्म में जॉइंट्स में, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, इन्फ्लेमेशन या फिर पेनफुल सिम्टम्स के जो है वो लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो गलत हो गया भाई, 12 तो बिल्कुल नहीं होते, सॉरी 10 नहीं होते, 12 होते हैं। फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं भाई, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, लिमिटेड। फाइब्रस गलत है। डिक्रीज लेवल, डिक्रीज नहीं भाई, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ओस्टियोपोरोसिस गलत हो गया, ठीक है। 3 of the following pairs of human skeleton parts are correctly matched, 3 इनमें से करेक्टली मैच्ड है उनके रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटल कैटेगरी के साथ, और एक जो है क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब कि वो नॉन मैचिंग, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा होगा हमारे पास। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, क्लेविकल और ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गिडल, ये गलत है भाई। देखो ये ठीक है, स्टर्नम और एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, ये अपेंडिकुलर में आते हैं। मेलियस और स्टिपिस मैंने बताया था MIS, ठीक है, यानी एक्सटर्नल टू इंटीरियर, ये मैंने आपको बताया था इस न्यूमोनिक के जरिए, मिस के जरिए। तो ये तीनों ठीक थे, ये गलत है ह्यूमरस और अनला वाला। तो जो ग्लिनोइड कैविटी है वो पेक्टोरल गिडल में पाई जाती है, पेक्टोरल, ठीक है, यहाँ पे पेल्विक नहीं आएगा, पेक्टोरल गिडल में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बतानी है इनमें से 3 आइटम्स की और उनके ग्रुपिंग कैटेगरी की, जो करेक्ट है, मतलब 3 यहाँ पे हमें क्या बताने, करेक्ट एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी, ठीक है। एक तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या आएगा, ए इलियम स्कियम प्यूबिस, कोक्सल बोन होते हैं पेल्विक गिडल की, एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन, भाई रोडोप्सिन तो रेटिना में होता है, ये मसल प्रोटीन गलत है। साइटोसाइन यूरेसिल थायमिन, पायरोमिडाइंस नहीं होते भाई, प्यूराइंस होंगे, ठीक है। मेलियस इनकर कोकिलिया, ये गलत है भाई, MIS, यहाँ पे क्या आता है, स्टेपीस आती है हमारी, तो ये 3 ईयरोसिकल्स होते हैं, तो इस वजह से गलत है हमारे पास, ये करेक्ट है फर्स्ट वन। नेक्स्ट है जो एल्बो जॉइंट होता है वो किसका एग्जांपल, हमने एक एल्बो जॉइंट वाला भी क्वेश्चन भी किया था, किसमें था ये, हिंज जॉइंट में, ठीक है, जो मैंने बताया था एल्बो जॉइंट एग्जांपल है हिंज जॉइंट का, यानी कि एल्बो एक हिंज जॉइंट होता है जो कि ओपन और क्लोज हो सकता है एक डोर के जैसे, ठीक है। बिल्कुल आप अपनी एल्बो को मूव करके देखो, बंद हो गई खुल गई, बंद हो गई, आप ऐसे मूवमेंट करके भी देख सकते हो। हिंज जॉइंट जो है एक डायआर्थ्रोसिस का एक फॉर्म होता है, डायआर्थ्रोसिस का मतलब होता है जो एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, जो आपके एल्बो है भाई वो एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट ही तो है, जो अलाउ करती है एंगुलर मूवमेंट
मूवमेंट एक प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में भाई आप इसकी मूवमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको 360 डिग्री पे घुमा दिया। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीज कर सकते हैं एंगल बिटवीन द बोन्स, जो कि एग्जांपल है एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट भी भाई इसी में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, करेक्ट टोटल नंबर इनमें से कौन सा है? फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, फ्लोटिंग रिब कितनी होती है? 4 होती हैं। ये भाई यहाँ पे हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है 26 का। अमीनो एसिड फाउंड इन, ये गलत है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज 2 टाइप की होती हैं। सर्वाइकल बोन इन, ये गलत है भाई। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होती है दोनों साइड पे 2-2 होती है, यानी कि 4 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स की बात करूँ 7 होती है, फॉल्स रिब 2 होती है, फ्लोटिंग रिब्स 4 होती है और फ्लोटिंग रिब्स के 2 पेयर होते हैं 11th और 12th, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट क्या है? ए। ह्यूमन बॉडी में भी वन ऑफ द फॉलोइंग इज और एनाटॉमिकली करेक्ट, एनाटॉमिकली करेक्ट इसमें से हमारे पास कौन सी है वो बताना। तो फ्लोटिंग रिब्स भाई 2 पेयर, बिल्कुल ठीक है। कॉलर बोन्स 3 नहीं होती, 1 होती है। सलाइवरी ग्लैंड गलत। क्रेनियल नर्व्स 10 नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। 28 की बात करेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड हमें बताना है कि कौन सा पेयर है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है ग्लाइंडिंग, ये ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रे के बीच में। हिंज जॉइंट भाई वर्टिब्रे के नहीं, अभी बताया था मैंने किस में होता है हिंज जॉइंट, एल्बो में, नी में, ठीक है। इसकी तो बात कर सकते। कार्टिलेजिनस और स्कल बोन में नहीं होता भाई, ये मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता स्कल बोन, तो सूचर्स होते हैं ना उसमें, तो बिल्कुल। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजिस, ये भी गलत है। लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करता है ये, तो फेलेंजिस में लिमिटेड मूवमेंट थोड़ी होती है, जो उंगलियों की जो बोन्स वगैरह होती हैं उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 28 का भी है। देखो हिंज जॉइंट जो है एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट, एंकल जॉइंट में होता है। ग्लाइंडिंग जॉइंट की बात करूँ तो ये किस में होता है भाई, जो हमारा इंटरटार्सल जॉइंट होंगे या फिर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, या फिर प्री या फिर पोस्ट जाइगोफाइसिस जो होते हैं वर्टिब्रा के, उनके जॉइंट के बीच में। फाइब्रस जॉइंट की बात करूँ जिसका नाम होता है साइन आर्थ्रोसिस, यानी कि ये क्रेनियम बोन्स के जॉइंट होते हैं, यानी कि टिथ और जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होंगे ना उनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं ये मैमेलियन वर्टिब्रे के बीच में होते हैं, यानी 2 जो इनोमिनेट बोन्स हो गए, यानी जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, इसको बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने काफी सारे टॉपिक यहाँ पे बताया भैया, आपसे ज्यादा चैप्टर मैंने कवर कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने समझा दी थी, जो स्लाइडिंग थ्योरी वगैरह बता दी थी, और कुछ इसके क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।